बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज जो मुल्क के हालात हैं, हमारे सियासी हालात, जहां हम देखते हैं कि एक साजिश के तहत एक हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई। हम देखते हैं कि वो लोग आज हुकूमत में हैं जिनके ऊपर बेशुमार करप्शन के केसेस और जो जमानतों पे थे, और उन्होंने हर लम्हा झूठ बोला कौम के साथ। और फिर हम देखते हैं कि आज इमरान खान, जो कि जिस पे करप्शन नहीं है, एक मुखलिस लीडर है, वो बहुत मक्कार, चालाक और वो मजा हुआ सियासतदान तो नहीं है, लेकिन एक मुखलिस लीडर है, कौम के लिए काम करना चाहता है। उसके लिए सपोर्ट बज़ाहिर तो बहुत है, लेकिन सपोर्ट हकीकतन नहीं है, जिसे हम ये कह सकें कि वाकई अवाम अपनी रिट, अपनी ख्वाहिश, अपनी सोच वो मुल्क के ऊपर लागू कर सकें और मुल्क को निजात दे सकें उन अनासर से जिनको हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ अपने ख़ानदानों के लिए काम करते हैं या वो पैसा बनाते हैं। यूँ लगता है कि इस कौम के अंदर से बिल्कुल वो जो शोला होता है, जो हम समझते हैं कि जिससे इंसान एक ज़िंदा इंसान नज़र आता है, जो हसास होता है, जो हालात को देखता है और उसके मुताबिक रिएक्ट करता है, जिसको नज़र आता है कि करप्शन बहुत बुरी चीज़ है, जिसको नज़र आता है कि गैर अखलाकी वीडियोस, ऑडियोस ये बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए, या जिसको नज़र आता है कि हर तरह की खिलाफात सोसाइटी में आ रही हैं, ईमानदारी का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये बेईमानी या जो कुछ भी मिलावट करनी हो, कुछ करनी हो, ये नीचे लेवल से लेके ऊपर तक सब चल रहा है और हमें कबूल है। ये क्या वाकई हम अपने आप को एक अच्छी कौम कह सकते हैं जब हमें ये सब चीज़ें कबूल हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं अपने मुल्क को बर्बाद होते और हम कोई रिएक्ट नहीं करते। एक वक्त था 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना, तो हम एक बड़ी जिंदा कौम थे। जिंदा कौम थे तो कायदे आज़म की आवाज़ पे लब्बैक कह के हम उनके साथ रहे और इस मुल्क को, जो पाकिस्तान वतन अजीज़, इसको बनाने में हमने अपना हिस्सा डाला। और उस वक्त तलबा ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, कायदे आज़म के साथ साथ निभाया, कायदे आज़म यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी एड्रेस करते रहे और ये कौम के अंदर जोश मौजूद था। हमने न सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल की, बल्कि हमने और भी मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत काम किया, उनकी आज़ादी के लिए हमने जद्दोजहद की और अक़वाम आलम में हमारा एक वक़ार था, एक इज़्ज़त थी। मैं उसके बारे में थोड़ी सी तफसील, उस कहानी बयान करना चाहता हूँ। टर्की के साथ जो मामला हमारा ताल्लुकात, या अच्छी आप कह लीजिए कि बहुत ही करीबी ताल्लुक, बरादराना, वो पाकिस्तान बनने से पहले का है। जब खिलाफत मूवमेंट चली यहाँ पे, तो हमारे जो भारत में मुसलमान थे उस ज़माने के इंडिया में, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के लिए बड़ा साथ दिया। टर्की का मुजाहरे हुए, लोगों ने अपने पैसे जमा करके, ख़वातीन ने जेवर अपने दे के खिलाफत बचाने की कोशिश की और टर्की को वो सारा कुछ पैसा और वो जेवरात और चीज़ें भेजी गई। टर्की के लोग वो भूले नहीं, उनको अपनी तारीख में ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि यहाँ के मुसलमानों ने किस कदर कुर्बानियाँ दी, कितनी तकलीफ़ें उठाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि अंग्रेज़ जंग का हिस्सा थे और यहाँ अंग्रेज़ हुक्मरान थे, तो उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे बहुत बड़ी तहरीक चलाई गई, जिसे खिलाफत मूवमेंट हम कहते हैं, और टर्की उसको भूला नहीं। मैं जब टर्की विज़िट पे गया पहली दफ़ा, वो गालिबन 98 था, 1998, मैं हैरान रह गया कि उन लोगों ने इतनी इज्जत दी, इतना इतना गर्मजोशी से उन्होंने
نہ صرف استقبال بلکہ ہر جگہ بڑی گرمجوشی سے وہ لے کے جاتے تھے، اپنا سب کچھ دکھایا۔ تو انہوں نے ذکر خاص طور پہ یہ کیا کہ ہمارے دل میں آپ لوگوں کی بڑی قدر اور بڑی محبت ہے، کیونکہ آپ نے اس زمانے میں جب ہم تاریخ کی بہت بڑی جنگ لڑ رہے تھے، آپ کے ساتھی بہن بھائی مسلمان جو اس وقت تھے، انہوں نے ہمارے لیے یہ کچھ کیا۔ وہ جذبہ تھا ایک، بہرحال وہ پاکستان بننے سے پہلے تھا، لیکن وہاں یہ فیلنگ یہی تھی کہ یہ جو مسلمان انڈیا میں موجود تھے اس وقت، جنہوں نے کہ یہ اس میں مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا یہ جوہر برادران کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اس موومنٹ میں بڑا حصہ لیا تھا، انہوں نے چلایا تھا، لیکن وہی سمجھا جاتا ہے کہ آگے پاکستان بنا تو وہی مسلمان اس میں موجود ہیں، لہذا وہ بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انہوں نے ہر لحاظ سے وہ اظہار کیا، اس کا ذکر بار بار کیا، جس سے لگتا تھا کہ وہ بھولے نہیں۔ ان کو غالباً تاریخ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تھے جو آج پاکستان میں ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے یہ قربانی دی تھی۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں مراکش گیا۔ مجھے مراکش کا صرف اتنا یاد تھا اس زمانے کا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، ہائی اسکول میں، تو مراکش کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک میں ہم لوگ یہ حصہ ڈالتے تھے، ہمیں کوئی زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی اسٹوڈنٹس اور مزدور اور لوگ جو تھے وہ نکل کے باہر وہ احتجاج کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ لاہور میں، چونکہ فرانس کا کوئی ایسا وہاں نہیں تھا، فرانس کی حکمرانی تھی موراکو میں، الجیریا میں، تو ہم لوگ امریکن ایمبیسی کے باہر جا کے، امریکن انفارمیشن سینٹر تھا، وہاں جا کے تو مظاہرے کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ رضاشتیں پکڑانی، اور لوگ، یعنی یہ ایک معمول تھا کہ ہم اپنے ان ملکوں کے لیے جو کہ محکوم تھے اور مسلمان ملک تھے، اسلامی ملک تھے، ان کے لیے اسی طرح ہم جد و جہد کرتے رہے۔ میں جب موراکو وزٹ پہ گیا تو مجھے صرف اتنا یاد تھا کہ ہم نے بڑے جلسے جلوس کیے تھے ان کے لیے، لیکن وہ اتنے شکر گزار، اتنے شکر گزار، انہوں نے، ان کے وزیر جس نے ہمیں بریفنگ دی، اس نے خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ ہم بھولے نہیں ہیں آپ کی مدد۔ اور اس کا جو واقعہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ یونائٹڈ نیشن میں ان کے بحث مباحثہ چل رہا تھا موراکو کے اوپر کہ ان کو آزادی دینی نہیں دینی، یا اس میں جو بھی بحث چلتی تھی، اس میں موراکو نے، یعنی ان کے اس وقت جو سلطان محمد پنجم تھے تو محکوم لیکن وہ موجود تھے، انہوں نے احمد بلفق، یہ ان کے ایک لیڈر تھے، ان کو بھیجا یونائٹڈ نیشن میں ایڈریس کرنے کے لیے، اور فرانس نے وہاں اعتراض کیا کہ یہ ہمارا فرینچ شہری ہے، یہ ہماری اجازت کے بغیر آگے یہاں ایڈریس نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا یہ؟ تو اس کو اجازت نہیں ملی۔ اسی رات پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت وہیں تھے، انہوں نے بھی بحث مباحثے میں حصہ لینا تھا، یونائٹڈ نیشن کی وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایمبیسی کھلوائی رات کو، اور پاکستانی پاسپورٹ بنوا کے، پاکستانی سٹیزن شپ دے کے، پاکستان کے ڈیلیگیشن کا حصہ بنا کے احمد بلفق کو کہا کہ اگلے دن آپ پاکستان کے سٹینڈ سے تقریر کریں۔ اور اس طرح جو ان کو ہزیمت، شرمندگی اٹھانی پڑی تھی کہ وہاں سے نکال دیا گیا ان کو یونائٹڈ نیشن سے، وہ دوبارہ اگلے دن آ کے تو انہوں نے پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ تقریر کی اور اپنا موقع بتایا۔ یہ 1952 کی بات ہے، اور پھر 1956 میں موراکو آزاد ہوا، اور یہ سارا تعاون جو ہے ان کے ساتھ جاری رہا۔ اسی طرح بن بیلا تھے، بن بیلا جو کہ الجزائر کے تھے، الجزائر بھی فرینچ کالونی تھی، اور یہی مسئلہ تھا، بن بیلا کو بھی یہی ہیلپ دی گئی، اور ہم نے اس طرح اسلامی دنیا کی جو ریاستیں محکوم تھیں ان کی آزادیوں میں حصہ ڈالا۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا، یہاں اس زمانے میں مفتی اعظم فلسطین آئے یہاں پہ شکریہ ادا کرنے کے لیے، پاکستان میں انہوں نے تقریریں کی، اور یہ غالباً 53 کی بات ہے، تقریریں کی، اور انہوں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی سپورٹ ہمیں بڑی وائٹل ہے،
पाकिस्तान आज भी अरबों से इस लिहाज से बेहतर है कि हमने इसराइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, लेकिन फ़लस्तीनियों की हमायत हम अब उस तरह नहीं करते। उस ज़माने में हम फ़लस्तीनियों के लिए सड़कों पर हुआ करते थे, मगरबी दुनिया के अखबारों में तस्वीर छपती थी कि ये मुजाहरा हुआ है, पाकिस्तान के लोग तड़प रहे हैं इनकी आज़ादी के लिए। और फिर हमारे अपने मुल्क में जमहूरियत के को लाने के लिए जुल्फ़िकार भुट्टो की जो तहरीक थी उसमें शमूलियत, या उससे पहले लोग हसास थे उनमें। मिसाल के तौर पे आज मुल्क के अंदर हम कहते हैं कि गरीब तबका पिसा हुआ है, चीज़ें बहुत महंगी हैं, महंगाई, लेकिन हम तो नहीं देखते कि कोई महंगाई के लिए बाहर रोता पीटता नजर आए। उसके मुकाबले में उस ज़माने में मैं 7वीं जमात में पढ़ता था, जब मैं स्कूल से घर की तरफ वापस आ रहा था पैदल, रास्ते में बहुत बड़ा जुलूस था मजदूरों का और लोगों का, लंबा जुलूस और नारेबाजी। पता चला कि जनाब गंदम 11 रुपये मन गंदम जो थी वो 11.25 हो गई है, क्योंकि वहाँ पे उस ज़माने में साल साल कीमतें एक ही रहती थी। 11.25 रुपये मन हुई और जनाब मजदूर सड़कों पे, लोग सड़कों पे। आज तो कोई भी नहीं। इस चीज़ से खौफ ये आता है कि हम कहीं कोई मुर्दा कौम तो नहीं बनते जा रहे, जिसके अंदर से एहसास ख़त्म होता जा रहा है। ये इंतहाई फ़िक्र और परेशानी की बात है कि हमारे अंदर से वो नुकसान का एहसास ज़िया जो है वो ख़त्म हो जाए, वो जाता रहे। अगर वो नहीं होगा तो हम कभी भी बहुत बड़े नुकसानात उठा के भी हम शायद उसके बारे में इतना न सोचें कि हम अपनी तस्हीह कर सकें। 1971 का वाक़या आज की रेलेवेंस से इस महीने का हमें हमेशा याद दिलाता है उस नुकसान की जो हमने उठाया। वतन अजीज़ को दो लख्त होते हुए देखा हमने, उसकी वजूहात, ज़िम्मेदारियाँ, उस पर मैं अलग बात करूँगा अपने व्लॉग्स में। लेकिन डेफिनेटली वो नुकसान जो था उसके बारे में मैंने एक इंडियन ऑथर को पढ़ा। उसने कहा कि मैं समझता था, ये तकरीबन मैंने ये जो तहरीर पढ़ी थी उसका आर्टिकल, ये ज़माना था गालिबन 86 का या 87 था। उसमें तहरीर ये थी, उसने कहा कि हम लोग अब पाकिस्तान आते जाते हैं, डेलीगेशन जाते हैं, लोग भी मिलते मिलाते हैं। कई दफ़ा यहाँ पे ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा जी पीपल टू पीपल बड़े बातचीत होनी चाहिए, ताल्लुकात होने चाहिए, और वो सारे आते जाते थे, आना जाना शुरू हो गया। तो जाने के बाद उसने जब आर्टिकल लिखा तो उसने कहा कि मेरा ये ख्याल था कि 1971 की जंग जो हारी है पाकिस्तान ने, वो हारने के बाद छोड़ेगा नहीं जब तक कि हमसे बदला नहीं ले लेगा। और पाकिस्तान आने से पहले मैं डर रहा था कि यहाँ आते ही लोग मुझे नफरत से देखेंगे और बताएंगे, कहेंगे कि भारतीयों तुमने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की थी, हम इसका बदला लेंगे। तुमने बगावत कराई, रेशा दवानियाँ की मशरकी पाकिस्तान में, और इस मुल्क को तोड़ने में तुमने कोई कसर न छोड़ी। लेकिन वो कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तानियों को तो याद ही नहीं है वो चीज़। ये तो साल के साल याद करते होंगे। वो हैरान हुआ कि मैं जब गया तो वहां तो वो ऐसी गुडविल और किसी को परवाह ही नहीं कि भाई वाकई को 1971 में कुछ हुआ था। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी तकलीफ दें हैं। मेरा ख्याल है हमें सोचना होगा कि हम अपनी कौम में किस तरह वो नई रूह फूकें जिससे उनके अंदर एहसास ज़िया और अपने नुकसान का एहसास पैदा हो, जो समझें कि ये मुल्क आज जिस नहज पे पहुंचा है वो हमारी बहुत बड़ी कोताहियों की वजह से है। हमने उन लोगों को आज हुक्मरान तस्लीम किया हुआ है जिन्होंने वाकई इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन अगर हमें कोई एहसास ही ना हो इसका, तो फिर जो मुकद्दर हमारा है वो बदला नहीं जा सकता, वो फिर हमें भुगतना होगा। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।